हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, आज ये कोई क्लास नहीं है, ना ही किसी सब्जेक्ट का कोई लेक्चर है, ना ही कोई मैराथन सेशन है। दोस्तों, आज मेरे सामने एक पर्सनालिटी जिनसे आप अक्सर रूबरू भी होते रहते हैं, और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की क्या एक सही स्ट्रैटेजी, क्या सही रणनीति होनी चाहिए, और एग्जाम की रणनीति के अलावा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो ये जो जर्नी होती है और इस जर्नी में पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस लोगों के जीवन में आते हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का, और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं योगेंद्र सर। और योगेंद्र सर को ऑलरेडी आप मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लासेस में भी देखते हैं यूपीपीसीएस चैनल पर। और इसके अलावा योगेंद्र सर की बात मैं अगर करूं तो योगेंद्र सर का ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से है, और एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात है योगेंद्र सर के बारे में कि योगेंद्र सर ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम को योगेंद्र सर क्वालिफाई कर चुके हैं और अमुक प्रतिभा के धनी है योगेंद्र सर। योगेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आपने तो एक बार इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वैभव सर के बारे में बताना चाहते हैं। जो भी पर्सन मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया है वैभव सर हैं। ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में बात की जाए तो जितने हम शब्द कम बोलें। अभी सर के साथ में रह रहा था तो सर के बारे में पता चला, सर ने यूपीएससी का कई बार इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेंस लिखे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर सर ने पढ़ाया है। और हम बात करें पढ़ाने का तरीका है, आप देखोगे सर का बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हो सर आप। मुझे बहुत इंस्पिरेशन ये लगा कि आपका जो ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। और ये सेशन रखने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम कभी कभी ऐसे लाइफ को इतना सीरियस ले लेते हैं सर कि हमको लगता है कि एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के अलावा भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर इंसान को सीखना चाहिए। मान लीजिए कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं सर, या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हम ऐसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो तो भी वो आपके लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को एक डायरेक्शन देगा। जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनको भी अब पता चलेगा कि एक पर्सन है जो यूपीएससी की तैयारी करता है, उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करता है, या कभी कभी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर कैसे हम उससे ओवरकम होते हैं। ये सब बातें करेंगे सर आज के। तो आज के इस पॉडकास्ट को बहुत फॉर्मल रखेंगे और योगेंद्र सर के लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें भी जानेंगे। योगेंद्र सर से पूछेंगे कि उनकी जो इस तैयारी की जर्नी है वो कैसी रही। तो ये पॉडकास्ट केवल और केवल एकेडमिक्स पर बेस्ड नहीं होगा। जो जीवन के जो संघर्ष हैं या जीवन में जो जो हमने अनुभव किया इस प्रिपरेशन के दौरान, और मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारी प्रिपरेशन के दौरान जो हमने चैलेंजेस फेस किए, डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो योगेंद्र सर, यस सर, मुझे एक बात बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिविल सर्विसेज जर्नी के बारे में, या जो तमाम जो लाखों एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, पहले मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं इस सेक्टर में आया कैसे जी। तो हुआ क्या था कि मैं नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, जवाहर नवोदय विद्यालय एटा से। तो 6 से लेकर 12 तक मैंने फ्री में पढ़ाई किया। 1 रुपये नहीं लिया घर से, केवल 25 रुपये लिए थे फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद नवोदय में फ्री में पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर एक कहता ना, एक दिमाग में एक बात डाल दी गई थी कि यार ये पर्सन तो आईएएस बनेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि आईएएस बनते किससे हैं। 10th तक मुझको पता नहीं था। योगेंद्र सर, जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर एक मेंटालिटी है स्पेशली इन द रूरल एरियाज कि यार मतलब आईएएस अगर आप नहीं बन रहे हो, आईपीएस नहीं बन रहे हो, एसडीएम नहीं बन रहे हो, डीएसपी नहीं बन रहे हो, तो आपकी सोसाइटी में प्रेस्टीज नहीं है, एक इमेज, एक आपकी स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट नहीं हो पाती। तो शुरू से ही सर वो मैसेज दिया जाता है, शुरू से ही बच्चों को उस चीज के लिए इंस्पायर किया जाता है कि नहीं तुमको डीएम बनना है, तुमको एसपी बनना है। आप सर एक बात देख लीजिए, गाँव में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा होगा तो उसको बोल दें कि ये तो डीएम बनेगा। उनको ये भी नहीं पता है कि डीएम की फुल फॉर्म क्या है और किस एग्जाम से बनते हैं। तो वो एक जब बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है, जो बताई जाती है, जैसा देखता है वही उसका फिर एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो मुझे दिख रहा था कि यार चलो मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये 10th 12th में सीख गया। लेकिन हुआ कि उसी समय जब मैं नवोदय में था, एक जब सीनियर्स आते हैं तो हमारे नवोदय में एक आईआईटी दिल्ली का पर्सन आया। तो उसने ज्ञान दिया कि नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो तो आईआईटी से कमा सकते हो। तो यार अब मैं तो गरीब घर से था, मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी सर। पापा की इनकम 0, खेती थी नहीं, हम खेती उगाई पर लेते। तो उगाई का मतलब किसी से हमने किराए पर ले रहे हैं हम खेत, और फिर उसमें खेती कर रहे हैं। और सर खेती कैसी होती है, आपका कभी खेत का मान लीजिए कभी बारिश नहीं हो रही है या कभी ओले पड़ गए तो कर्ज हो गया था। तो मुझे ना आईएएस दिखाई दे रहा था,
ना मुझे बस पैसा दिखाई दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता चल गया कि IIT कैसे निकालनी है, मुझे पैसा कमाना है। तो हुआ क्या, मैंने ठीक है पढ़ना स्टार्ट किया कि उस पर्सन ने समझाया कि आपको फिजिक्स सही करना है, केमिस्ट्री सही करना है और मैथ सही करना है, 3 PCM अच्छे से कर लो। पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, लक इतना अच्छा था आप सर समझिए कि 12th के बाद सब मेरे जो दोस्त रिच थे वो कोटा जा रहे थे। अब मेरे पास तो भाई 10 रुपये भी नहीं है, मैं बहुत परेशान। उसी समय मुझे पता चला सुपर 30 का आपने नाम सुना होगा। तो उस समय एग्जाम होता था सुपर 100 गेल, जो अवेनंद सर हैं, आनंद और अवेनंद सर पहले एक ही थे, लेकिन अवेनंद सर ने क्या हुआ सुपर 100 गेल एक स्थापना की थी। उसमें अलग अलग जगह कई सेंटर्स हैं, जो लोग देना चाहते हैं वो लोग सर्च कर सकते हैं और फ्री में कोचिंग कराई जाती है। और उसमें मैंने टेस्ट दिया, मेरा हो गया। जब मैं IIT में चला गया, ये सर बात आप बता रहे हैं 2012 की बात, जब आप नवोदय थे। हाँ, जब आप नवोदय में 12th पास कर रहा था। तभी होता है कि जब आप 12th पास कर लेते तो इस एग्जाम को मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वहां पर भी फ्री में, कि आपको खाना भी फ्री में, रहना भी फ्री, कपड़े भी फ्री, सब कुछ फ्री में। और मैंने अच्छे से पढ़ाई किया सर, और मेरा फिर रैंक आ गया। फिर मैं IIT BHU पहुंच गया। तो IIT BHU में जब गया तो वहां पर एक नया टर्निंग पॉइंट मिला कि पूरे इंडिया के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर स्टार्टअप वाली सोच हो गई कि नहीं यार, अब तो बिज़नेस खड़ा करना है, तो अब बिज़नेस करना है। तो 4th ईयर के बाद मैंने एक खुद का दोस्तों के साथ, एक सीनियर थे उनके साथ स्टार्टअप किया ई-कॉमर्स टाइप का। लेकिन कोविड के टाइम पर हम फेल हो गए। बहुत रो रहा था, लगभग 60-70 लाख का लगभग, आप समझ सकते हो, इधर उधर हो गया। लेकिन वो तक जो हमने कमाया तो वही लॉस किया था। तो फिर क्या हुआ, फिर घर वालों ने बोला कि तुम बनना क्या चाहते थे। हम तो तुमसे बोल रहे थे कि DM बनो, गांव वालों को सबको कलेक्टर बनना है, तो DM बनना चाहते थे। हाँ, तो नहीं, चलो यही ऑप्शन है। मेरे पास कुछ नहीं था। एक मेरा दोस्त था पुनीत यादव, वो तैयारी कर रहा था, उसको मैंने कॉल किया, बोला आजा मेरे रूम पर। तो मुझे दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया सर। मुझे लगता है कि समाज ने मुझे इतना दिया है ना कि आप देखो, मैंने फ्री में कोचिंग कर ली, सरकार ने इतना दिया कि मैंने नवोदय से पढ़ाई कर ली। आप देखोगे NGO इतने अच्छे मिल गए, मैंने बिल्कुल घर से 1 रुपये नहीं लिया। एक बहुत अच्छी बात है योगेंद्र सर, जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि अक्सर हम इस बात को कोसते हैं कि यार हम संसाधन नहीं है हमारे पास। लेकिन यदि आपके अंदर लगन है, यदि आपके अंदर मेहनत है, तो दोस्तों संसाधनों की कमी नहीं है। अगर आप अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं और वाकई में आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो आपको संसाधन आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि सरकार के सर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, और जैसा कि आपने वो सुपर 30 वाला एग्जाम्पल भी दिया, तो बहुत सारे ऐसे सोशल सर्विसेज होती रहती हैं सर सोसाइटी में, जिसके माध्यम से लोगों को बेनिफिट उसका मिलता है। यस सर, आपने उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर। तो सर मैं ये समझता हूँ, जब मैं स्टार्टअप में फेल हो गया तब मुझे समझ में आ गया चलो अब UPSC में आया। तो सर जो आपका क्वेश्चन था कि मैं UPSC में आया कैसे, तो मैं सब फेल होने के बाद कि चलो अब हम एक क्या करते हैं, एक सरकारी जॉब लेते हैं, अच्छी है, रेस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती है, करना स्टार्ट किया। तो उसमें बहुत से उतार चढ़ाव भी आए कि आप देखोगे मैं स्ट्रेस से भी जूझा हूँ, बहुत सी दिक्कतें हुई। फिर मैंने देखा कि UPSC के मतलब ये प्रिपरेशन के दौरान था। चलिए इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप पहले इस स्टोरी को हाँ, तो जब मैं आया तो UPSC का मैंने दिया। अब होता क्या है कि जब UPSC की आप तैयारी करते हो तो मेरे GS1 जो पेपर बहुत अच्छा जाता था, लेकिन CSET मेरा नहीं होता था। आप देखोगे सर, जो लोग तैयारी करते हैं तो दोस्तों ने ये बोला था कि IIT से तेरा CSET निकल जाएगा। अच्छा सर, एक ये बड़ा मिथ है, जैसे आई एम ऑल्सो इंजीनियर, तो मैंने बीटेक किया हुआ है, तो ऐसा 2015 में मेरे साथ हुआ कि 2015 में प्रीलिम्स में GS में मार्क्स ज़्यादा थे, मतलब कट ऑफ जितनी थी उससे ज़्यादा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CSAT में मार्क्स कम थे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो हिंदी बेल्ट से जो बिलोंग करते हैं लोग, और सर उस समय ऐसा भी था कि 2014-15 में मुझे अच्छे से याद है कि 2014 में वो दिल्ली में आंदोलन हुआ था CSAT को लेकर, ठीक है। तो CSAT का पेपर वाकई में टफ होता था सर, और उसकी वजह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके CSAT में 33% मार्क्स भी नहीं आते थे, जो रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स थे। और फिर GS में स्कोर ज़्यादा होने के बावजूद उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। तो मैं भी सर इसका भुगतान रहा हूँ एक बार। तो पहली बार मैंने दिया था 2020 में पहला अटैम्प्ट जी। तो मुझे ये समझ में आया, मेरे दोस्त ने बोला, IIT से था वो भी, IIT BHU से, उसने सजेशन दे दिया कि तेरा तो निकल जाएगा IIT से। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ आप दोस्तों को कि भाई देखिए, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो सर, नहीं कुछ होने वाला। मेरा CSAT नहीं निकला, आप IIT से हो कहीं से हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे CSAT नहीं निकलेगा। और उसी के साथ साथ हमने पैरेलली सर UPPCS की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। 18th रैंक थी मेरी 2021 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। तो सर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना चाहते हो और करते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, मेंस के सिलेबस को सही से कवर करते हो, तो सिलेक्शन बहुत आसानी से लिया जा सकता है सर। आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं, जैसे योगेंद्र सर ने कहा कि उनकी 18th रैंक थी और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ था, तो आप में से कई ऐसे दोस्त होंगे जिनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो आपको बता दूं कि
योगेंद्र सर से बाय मिस्टेक जो सर्विस के जो क्राइटेरियाज होते हैं उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। योगेंद्र सर हमारे जो है उनकी हाइट कम है और उस एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट सर 168 थी और सर की हाइट 163 है। तो इस वजह से योगेंद्र सर ने उस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद फिर योगेंद्र सर आपकी जर्नी में मुझे लग रहा है कि आपने शायद टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। यस सर। तो फिर मैं सर पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर इधर मज़ा आने लगा और लोगों को गाइड करते हैं अच्छे से। तो यही जर्नी है सर अभी तक। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सर आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी है। अच्छा, एक बात आप मुझसे चर्चा कर रहे थे कि नवोदय के दौरान यस सर कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से एक डिप्रेशन से जूझ रहे थे सर। यस सर। स्ट्रेस था आपके जीवन में। यस सर। सर मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार या इलाहाबाद में भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एक बंद कमरे में लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, सफलता हाथ नहीं लग रही है। और सर मैंने देखा है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं, क्योंकि सर जीवन में जब बहुत अभाव होते हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, गरीबी होती है और उस दौरान यदि सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो बहुत डिमोटिवेशन होता है सर। डिमोटिवेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करने का भी प्रयास करते हैं या बहुत हताश हो जाते हैं या फिर नशे की लत में डूब जाते हैं। यस सर। मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा, योगेंद्र सर के जीवन में एक ऐसा फेज था जहां योगेंद्र सर वॉज हाईली डिप्रेस्ड। कैसे उन्होंने उस डिप्रेशन को टैकल किया और आप सब भी यदि इस फेज से गुजर रहे हैं तो कैसे इस फेज से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जीवन में कोई भी पल सर परमानेंट नहीं होता है। यदि आज सुबह है तो शाम आएगी, रात है तो दिन हो गई होगा। सर प्लीज़ बताएं। सर मैं इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लगभग मैं 7 साल में हाँ, बताने का इसको प्रयास तो मैं जब नवोदय में था सर, तो नवोदय 9th क्लास में था, 2009 की बात बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या कि जब बच्चा समझदार होता है, घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी, फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, तो मैं उसके लिए कुछ सोचता ज़्यादा था, एक्ट नहीं कर पा रहा था। और जब आप एक्ट ज़्यादा करते, जब सोचते ज़्यादा और एक्ट नहीं करते तो आपका दिमाग क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब ज़्यादा एक्टिव होगा तो आप क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब मैं क्या पढ़ने में टॉप कर रहा था, इधर पढ़ाई का स्ट्रेस, इधर घर का स्ट्रेस, और वो कैसे मेरे मेंटल हेल्थ, अब क्या होता, उस समय मैं बच्चा था, मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं था। तो मुझे 9th क्लास से ही नींद नहीं आना स्टार्ट हो गई थी। मैं बता रहा हूँ सर, ऐसी हालत हो गई थी। अब नवोदय में किसी को बता भी नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते कि हम दोस्तों को बताएंगे तो मजाक बनाएंगे। तो मैंने 2009 से लेके 12 तक केवल ऐसे ही गुजार दिया, किसी को नहीं 2009 से लेके 11-12 मतलब 12 तक मैंने ऐसे ही गुजार दिया। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। मैं ऐसा भी है कि मैंने मौत भी देखी है। ऐसा जब पैनिक अटैक होता है तो आपको ऐसा फील करेगा कि अब तो मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मैं हंसता भी था कि यार मैं मरा नहीं। तो मतलब लेकिन वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा। लेकिन सिचुएशन तब और ज़्यादा ख़राब हुई। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जब मैं 2012 करके जब मैं IIT की तैयारी करने गया था ना, तब ज़्यादा स्ट्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ सर वैभव सर, मुझे कई बार ख्वाब आते थे। मैं सुसाइड का तो कभी नहीं सोचता था। बस एक चीज़ है जिसने मुझे सुसाइड से रोका, वो सर था भगवत गीता। मैंने भगवत गीता में एक बात लिखी थी, भगवत गीता में एक बात लिखी थी सर कि आप सुसाइड करते तो आपकी आत्मा भटकती है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जब मैं 2000 जब तैयारी कर रहा था, मेरा दोस्त था उमेश यादव, तो और भी दोस्त थे वहाँ पर, उमेश बरमाल और डिफरेंट लोग थे। तो मैं उनसे शेयर करता था, तो वो लोगों को इतना मेंटल हेल्थ का पता नहीं था, लेकिन वो मोटिवेट करते थे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दोस्तों से शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन सुसाइड कर लेंगे तो आत्मा भटक गई, वहाँ तो कोई कुछ नहीं करने वाला। भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तो वो पॉइंट मुझे सुसाइड नहीं करने देता। लेकिन मैं कभी कभी रात में वो जो नॉलेज था, भगवत गीता का जो ज्ञान, यस सर, कि यदि आप आत्महत्या करते हो तो आपकी आत्मा भटकती है, हाँ, ऐसा हमारे तो उसने रोकने देता था कि नहीं ये नहीं करना है, कभी नहीं, ये चीज़ तो नहीं करेंगे। लेकिन इससे एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। योगेंद्र सर ने जो वाक्य बोला कि जब भी जीवन में आपको बहुत हताश होते हो, बहुत निराश होते हो, तो 2 ही चीज़ें काम आती हैं। एक तो आपका नॉलेज सर, आपका ज्ञान, आपका विजडम, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्म मैंने भी सर अपने जीवन में देखा बहुत सारे लोगों को, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, उनके जीवन में बहुत सारी जो हताशाएं थी, निराशाएं थी, उसको दूर कर पाए। यस सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड रहते थे, लेकिन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, थ्रू नॉलेज, उन्होंने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया। तो इट्स ग्रेट सर कि आपने इस नॉलेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। सर अभी और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, 2012-13 की बात है, तो जब मैं कानपुर में रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अकेला बैठा हूँ छत पर, सामने GT रोड था,
ट्रैक्स जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये ट्रैक्स आए और मुझे मार के चला जाए, कि सुसाइड तो करना नहीं है, नेचुरल डेथ हो जाए। मैं अकेला रोता था, मैं इतना परेशान था सर, आपको बता नहीं सकता। मैं ये भी सोचता हूँ कि यार ऐसा पल किसी के साथ नहीं आए, इतना परेशान था मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब ये भगवत गीता की बात सोचता था कि नहीं यार लाइफ में कुछ बदलेगा, कर्म करो, अच्छे से लगे रहो। फिर आप देखोगे सर ये फेज़, फिर मैंने अच्छे से मेहनत से पढ़ाई किया, इस फेज से निकला कि नहीं चलो लाइफ में। इस फेज ने सर आपको बहुत बहुत मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार आपकी कहानी बताना चाह रहा हूँ। उसी के बीच में दिवाली पर मैं अपने घर गया तो मैं रोने लगा मम्मी के सामने जाके। तो मैं वही सिचुएशन कि यार मैं कैसे जूझ रहा हूँ कि लाइफ में इतना दुख होता है। तो मम्मी भी मेरे साथ रोने लगी। फिर मैंने उस टाइम पर सोचा था कि ये पॉइंट हम दोबारा नहीं करेंगे, मम्मी को दोबारा नहीं बताएंगे, ना पापा को बताएंगे। उसके बाद मैंने किसी से नहीं शेयर किया कि मैं ऐसे जूझ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं ही निकालूंगा। आज मुझे पैनिक अटैक आते थे तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगा, तो मैं सोचा मरना हो तो मर जाऊँगा, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया लाइफ में, और वो एक्सेप्ट क्या हुआ, फिर उसने मुझे सही डायरेक्शन दे दी। फिर जब मैं आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया सर, आईआईटी में जब सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ पहुँचा तो 3 साल तक ये चीज़ें रहीं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या हो गई, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो धीरे धीरे इनका असर कम होना स्टार्ट हुआ। और जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट हुआ तब जाके मुझे समझ में आया कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। फिर मैंने जो लाइफ स्टाइल में चीज़ें कि देखा, स्ट्रेस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्या मैंने चीज़ें गलत डायरेक्शन क्या पकड़ी, उन सभी को उठाया और लगभग चीज़ें 90%। थोड़ा सा सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जीवन में भी स्ट्रेस है। यस सर। सर आप 2-3 पॉइंट्स में इस बात को बताइए कि आपने उन चीज़ों को कैसे एलिमिनेट किया जो वाकई स्टूडेंट्स के जीवन में स्ट्रेस लेकर आते हैं। हाँ, तो आप 2-3 पॉइंट में इसको सर बताइए। हाँ, कौन कौन से पॉइंट थे जिनको हम हटा दें तो स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो सकता है। पहली चीज़ ये थी कि मैंने सबसे अच्छा ये किया कि मैं 1 घंटे अपने आप को टाइम देता था, खेलता था। मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं 1 घंटे खेलता था। नेक्स्ट। तो दूसरा क्या था कि कभी मैंने कोई गलत हैबिट नहीं डाली। जैसे लोग क्या होते थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, आज तक नहीं किया। अच्छा, आजकल सोसाइटी में एक बड़ा ये एक सर नोशन बन गया है। हाँ। कि अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो या आप सिगरेट नहीं पी रहे हो तो आप कूल नहीं हो। मतलब लोग आजकल दिखाने का प्रयास करते हैं कि आई एम स्मोकिंग एंड आई एम अ कूल डूड। बट ये बहुत बड़ा मिथ है। इसी को हम सर सोसाइटी में जब पढ़ाते तो बोलते हैं कि हमने क्या किया, सीधे सीधे वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर को हमने फॉलो कर लिया। और लोग इसको मॉडर्निटी कहते हैं, आधुनिकता कहते हैं। जबकि सिगरेट पीना, ओपनली सिगरेट पीना या ड्रिंक करना, इट इज़ नॉट अ सिग्नल ऑफ मॉडर्निटी। मुझे लगता है कि सर इस रास्ते को अपना लिया होता तो आज हम आपके सामने खड़े नहीं होते। आज में क्या एक एग्जाम्पल ऐसा होता कि हो सकता है मैंने कोई गलत स्टेप उठा लिया होता, या आज मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। तो मैंने कभी भी इन स्ट्रेस आया ना स्मोकिंग की ना ड्रिंकिंग की। इसके अलावा मैंने हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो किया। तो पहला तो सर आपने खेलना शुरू किया, दूसरा आपने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया, और तीसरा मैंने हेल्दी लाइफ स्टाइल रखा कि टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। बेशक नींद नहीं आती है, आपको 12 बजे सोना है, जगते रहो, पड़े रहिए। ये मैंने किया तो इससे क्या हुआ कि मेरी 50% समस्या सॉल्व हुई। लेकिन आगे जब जाऊं तो सर एक मैंने बुक पढ़ी, उस बुक का मैं नाम बताना चाहता हूँ, आप लोग जरूर पढ़िएगा। होता क्या कि जब मैं 7 साल ऐसे गुजरा ना, तो जब हमारा दिमाग, जब हमने यूपीएससी की तैयारी करते तो सर एक विजडम आना आपके पास स्टार्ट हो जाता है। तो हम साइंस टेक पढ़ते हैं, तो साइंस टेक में हमने ऐसा पढ़ा कि यार 7 साल तक नहीं सोए हो तो हो सकता है आपके बॉडी के अंदर कोई कमी हो जाए, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा होगा, हार्ट खराब। तो अब वो स्ट्रेस क्रिएट करता था। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार एक समस्या से निकला। आपने पढ़ी फिर? तो मैंने एक बुक पढ़ी कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये डेल कार्नेजी की बुक है। डेल कार्नेजी की बुक है। ये राइटर हैं। तो उस बुक में टेस्टिमोनियल दी हुई थी, विदेश के जितने भी लोग थे उनका एड्रेस, कि ये पर्सन 60 साल तक नहीं सोया और 80 साल तक जिया है और कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसमें ये समझाया गया था कि कोई पर्सन नहीं सोता है तो सोने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बॉडी पर इतना असर नहीं पड़ेगा। असर उससे पड़ेगा कि आप ये सोच रहे हो कि यार हम सोए नहीं, उसके कारण जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उससे असर पड़ेगा। उसमें एक और कहानी सुनाई गई थी बहुत, इसमें कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। ये बात मैं रोकूंगा आपको, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई सर आपने। यस सर। मतलब अभी तक जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारा कोई काम अधूरा रह जाता है, यस सर, उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आता है। हम वो काम अधूरा रह गया उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये सबसे ना कि काम अधूरा रह जाने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि यार मैंने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। ये उस बुक में बहुत अच्छे से। फिर एक और उन्होंने स्टोरी थी, कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, रियल कहानी है, और सबका एड्रेस लिखा कि ये पर्सन था। एक पर्सन था, हॉस्पिटल में था सर। और होता क्या है कि
वो उसको डॉक्टर बोल देते हैं कि तुम्हारी 1 या 2 दिन में तुम्हारी डेथ हो जाती है, तुमको अब जो करना है करो। वो पर्सन बोलता है ठीक है ऐसा करो सर, मुझे दवाई दे दो, मरना तो है, मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। एम्बुलेंस उसको लेके घर जाती है और वो चला जाता है और अच्छे से घर जाता है। और 2-3 दिन में ऐसा क्या होता है कि वो पर्सन पूरा रिकवर होने लगता है और आने वाले 1-2 साल में रिकवर हो जाता है, अगले 10 साल तक जिंदा रहता है। तो इस कहानी से वो पर्सन ये समझाना चाह रहा था कि लाइफ में जब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लो कि भाई लाइफ में है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हम परेशान होते, मान लो बेफायदी कि हम परेशान हो, यार मुझे नींद नहीं होती है, तो ये बुक ने मुझे ये डायरेक्शन दी, पहले चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। और जो हम सोच रहे हैं ना, जो नेगेटिव सोच रहे हैं लाइफ में, ऐसा होता नहीं है। सच बताऊं सर, आज मेरी 100% समस्याएं सॉल्व हैं। अरे वाह सर। आज 7-8 घंटे सोना तो सो लेता हूं, काम करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ एज ए पर्सन होना चाहिए, वहां आ गया। ये बात सर आपने बहुत अच्छी बताई। मैं सर ने जो बात बताई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, मैं भी आपको एक बात बताता हूँ कि 2009 में व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो उस समय हमारे हॉस्टल में सर बहुत सारे अलग अलग NGOs के लोग आते थे, मेडिटेशन के बारे में बताते थे और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते थे। तो उस दौरान सर आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी उसके फाउंडर हैं। तो सर आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम था यस प्लस, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यूथ एम्पावरमेंट स्किल प्रोग्राम। यस प्लस का मतलब था कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए यस प्लस प्रोग्राम। तो मैं भी बहुत हेजिटेट करता, चूँकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था सर, तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, लोगों से बात तक नहीं कर पाना ठीक से। तो सर वो यस प्लस प्रोग्राम किया, उस यस प्लस प्रोग्राम में 4-5 नॉलेज पॉइंट बताए गए। तो सो एक नॉलेज पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। यानी एक्सेप्ट द पीपल, यानी जो लोग हैं उनको भी आप सहज स्वीकार कर ले, एंड जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति, जैसा योगेंद्र सर ने बताया, उनको भी आप सहज स्वीकार करना है। सो एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर फॉर आवर पीस ऑफ माइंड, अदरवाइज योर माइंड विल बी इन पीसेस। यस सर, एग्जैक्ट, राइट। मतलब आप यदि परिस्थितियों को, आपके आसपास लोगों को, सर जरूरी नहीं हमारे आसपास गुडी गुडी लोग ही हो हमेशा, है ना, या सिचुएशन भी हमेशा अच्छी हो, फेवरेबल हो, ऐसा हो नहीं सकता सर। तो अगर हम इस नॉलेज पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लें, और मैंने फिर सर जब उसको इंप्लीमेंट किया, वाकई में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे जीवन का रिमोट तो हमारे हाथ में ही होना चाहिए ना सर। सर मैंने भी 2021 में ये किया था, ये प्रोग्राम, उसमें एक चीज सीखा था, एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन। कभी कभी कि आपकी लाइफ में परफेक्ट चीजें नहीं होती हैं, हम उसके कारण स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। आपकी तैयारी सही नहीं हो रही है, या आपकी पढ़ाई सही नहीं हो रही है, या आपका दोस्त सही नहीं है, उसके अंदर कमियां हैं, आप एक्सेप्ट करो ना, फिर देखो को लाइफ में कितना मजा आना स्टार्ट हो जाता है, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक चला जाता है। राइट। ये तो कई बार मैं देखता हूँ सर कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि नहीं, एक एक चीज उनकी परफेक्ट होनी चाहिए। किताब यहाँ रखी है तो यहाँ ही रखनी, ये कप रखा हुआ है तो इसको यही होना चाहिए, कप थोड़ा सा भी हिल गया तो उनको मन में कहते हैं कि सर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी। हाँ, जब ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो सर इसको OCD बोलते हैं। मैंने तो बहुत रिसर्च किया था, मैंने, आप कहते हैं ना, जब कभी समस्या आती है ना सर, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, आपको और मजबूत करती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे कहीं छोड़ दो सर, और इतनी नॉलेज हो गई कि माइंड कैसे काम करता है, क्या दिक्कत हो सकती है। अभी मैं जा रहा हूँ सर, अभी कोई नॉर्मल इंसान होगा, उसको कोई गाली दे दे तो उसको थप्पड़ मार देगा, मुझे कोई गाली देगा तो मैं ये सोचता हूं कि इसको क्या मेंटल हेल्थ इशू है, मैं इसको प्रेम से जाऊंगा कि भाई सब कुछ ओके है ना। तो मतलब मेरा पूरा जिंदगी का जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो गया, देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब मैंने समस्या को झेला ही नहीं होता, तो मैं क्या करता, मुझे कोई गाली देगा, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा कि तुमने गाली कैसे दे दी। लेकिन उस किसी पर्सन ने उस सिचुएशन को देखा होगा तो प्रेम से जाएगा कि भाई सब कुछ सही है, घर में कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई दिक्कत। तो मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए आप एक एस्पिरेंट हो, आप लाइफ में कोई भी आपका गोल है, चाहे आप स्टार्टअप करना चाहते हो, चाहे आप IAS बनना चाहते हो, PCS निकालना चाहते हो, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, लाइफ में एक चीज एक्सेप्ट करो कि समस्या आ रही है ना सर, तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए आ रही है, मोटिवेट करने के लिए आ रही है सर। और दूसरी बात है, यदि कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर बनाने के लिए आ रही है। यदि मान लीजिए आपके साथ सब कुछ सामान्य है ना, तो आप फिर वही सुबह जाओगे, ऑफिस जाओगे, शाम को ऑफिस से चले जाओगे और वही 8-9 घंटे की नौकरी करोगे, सामान्य वेतन मिलेगा आपको। लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शायद वो डिवाइन, शायद वो नेचर आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है, ऐसा मैंने महसूस भी किया है। सर वैभव सर, आप बताइए कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है आज यहाँ तक पहुँचे जी, आप अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, गाड़ी, सब कुछ है जो एक पर्सन को चाहिए। और मुझे लगता है कि IAS PCS के पास यही होता है, सब कुछ आपके पास है। आज आप ये बताइए कि आपके घर में आज AC लगी होती, सब कुछ मिल रहा होता, सब कुछ रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही होती। आप ऐसे बैकग्राउंड से आए कि बुंदेलखंड रीजन जहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आप निकल के यहाँ क्यों पहुंचे?
क्योंकि समस्याएं थी। आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि मान लीजिए घर में एसी लगा, आराम से सो रहे होंगे, आप क्यों पढ़ाई करोगे? तो कभी कभी समस्या होनी चाहिए, वो आपको पुश करती हैं। मतलब एक ऑप्टिमम जो स्ट्रेस होता है वो होना चाहिए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। राइट। लेकिन वो ऑप्टिमम स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे ना चला जाए। हाँ, इस बात का भी exact. जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया ना कि जो प्रॉब्लम तो सबके साथ है सर। जो गरीब है तो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास रहने का शायद ठिकाना भी नहीं है। लेकिन जो संपन्न है, संसाधन संपन्न है, जिनके पास पैसा है, तो उनके पास फिर दूसरे स्तर की समस्याएं हैं। तो समस्याएं सबके पास है, लेकिन हमें उन समस्याओं को, वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो स्ट्रेस हैं, उनको अपने ऊपर इतना भी हावी नहीं होने देना है कि हमारा जो सामान्य जीवन है सर वो बर्बाद हो जाए। सही बात है। और आपको बता दूं कि चूंकि मैं और योगेंद्र सर दोनों इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब तैयारी की बात कर लूँ मैं और अपने टीचिंग करियर की बात कर लूँ, तो लगभग सर इसको दोनों को हम शामिल करें तो मेरे पास लगभग 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है सर। और इन 12 वर्षों के एक्सपीरियंस में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी चीज़, चाहे वो सर IAS हो, IPS हो, कोई भी चीज़ आपके जीवन से बड़ी नहीं है सर। सही बात है सर, एग्जैक्ट। आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है सर। जब हमने प्रिपरेशन करी, सफलता नहीं मिली और उसके बाद टीचिंग, मतलब पता नहीं था कि करेंगे क्या, क्योंकि सर इंजीनियरिंग के बाद इतना गैप आ गया कि अब जॉब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर कहते हैं ना कि सर धीरे धीरे आप रास्ते अपने आप ओपन होते जाते हैं, बस आप अपनी सही दिशा में प्रयास करते रहिए। तो जब पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे सर बच्चों के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ गया, तो आज सर यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि हम जिस फेज़ में हैं, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर हम अपना 100% फोकस करें। और 100% फोकस करने के साथ साथ हम इस बात को भी ध्यान दें कि यही हमारा जीवन नहीं है सर। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट दिस इज नॉट द लाइफ सर। जीवन में निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के लिए नेचर ने, डिवाइन ने कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा है। कुछ लोगों को चीज़ें समय से मिल जाती हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा देर से मिलती है, बट मिलती सबको है। बस हमें सर एक बात और योगेंद्र सर, हमें कभी कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। आधी जनता कंपैरिजन में मरी जा रही है सर। सही बात कि यार उसके पास ये है, मेरे साथ उसने इंजीनियरिंग की थी, आज उसका 25 लाख का पैकेज है, मैं आज नेहरू विहार के, गांधी विहार के छोटे से कमरे में तैयारी कर रहा हूँ। तो कंपैरिजन, सबकी जर्नी अलग अलग है सर। और जब चूंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, तो सबके जीवन में क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, वो सब हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं। तो सर मेरे फादर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। यानी हम सिर्फ प्रपोजल रख सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं, फल मिलना है, कितनी मात्रा में मिलना है और कब मिलना है, ये सारा ईश्वर के हाथ में है सर। सर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, हो सकता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत फ़ायदा करेगा जी। होता क्या है कि जब हम गांव से रहते हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। एक हमारे सीनियर थे IIT BHU से, बहुत अच्छे उन्होंने मुझे गाइड किया था, ऋषि भैया हम उनको बोलते थे। तो वो एक चीज़ बोलते थे कि योगेंद्र, गरीब लोगों को IAS या IPS क्यों बनना चाहिए या PCS क्यों निकालना चाहिए? रीज़न क्या है? उनको समस्या पता है, वो उन पॉलिसीज़ को बनाएंगे जो गांव की दिक्कतों को देख रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, शहर का पर्सन, वो IAS बनेगा तो वो गांव की दिक्कतें नहीं जानता है, वो वैसी पॉलिसीज़ बनाएगा, वो रिच लोगों के लिए बनाएगा। लेकिन गांव के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो गांव की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि सर कभी कभी आपको भी लगता होगा, बच्चे भी सोचते हैं, गांव के बच्चे, कि मैं गांव से हूं, क्या मैं PCS निकाल सकता हूं? मेरे पास ऑफलाइन जाने के लिए पैसा नहीं है, शहर में जाने के लिए पैसा नहीं है। सर इसके लिए थोड़ा गाइडेंस दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए कि जो गांव के बच्चे हैं, जिनके अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि नहीं, ऐसा लो फील करते हैं कि यार मेरा तो नहीं निकलेगा, मैं तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है मेरे पास, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो वैसे बच्चे कर सकते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा इनको गाइडेंस दीजिए सर। योगेंद्र सर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। चूँकि जिस बेल्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं और जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, खासकर अगर हम UP PCS की बात करें, तो इस प्रिपरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आपने ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्टडी IQ बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर हमेशा से एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज आते हैं और उसके माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। इवन सर स्टडी IQ में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सर, मेंटरशिप प्रोग्राम। यदि आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, UP PCS फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, तो उसमें आपको एक मेंटर असाइन होता है और वो जो मेंटर आपको असाइन होता है वो 24/7 आपके साथ कनेक्ट रहता है। मतलब 24/7 का मतलब है ऑब्वियसली नॉट इन द नाइट आवर्स, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है, वो मेंटर आपको असाइन किया जाता है और उस मेंटर के माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग से संबंधित कोई बात हो आप वो उससे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी अन्य समस्या आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, आप सारी बातें कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि
गरीबी हो या आप गांव में रह रहे हो या आपके पास पैसा हो या ना हो, कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके अंदर डेडिकेशन है, आप मेहनत कर रहे हो और अपनी मेहनत के साथ आप ऑनेस्ट हो, अगर सर ऑनेस्टी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं क्या? डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि इनिशियल जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो सर मेरा डायरेक्शन गलत था 1-1.5 साल तक। जब डायरेक्शन गलत होता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, लोग 14-14 घंटे पढ़ते हैं। मेरे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम 14 घंटे 15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर हमारा प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ। फिर मैं पूछता हूँ, जब स्ट्रैटेजी बताते हैं तो सर वो केवल पता चला प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ रहे हैं या केवल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन उनका पढ़ाई का मेंस के अप्रोच के हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे। सही बात है। तो डायरेक्शन एक बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसी के लिए आपको सही डायरेक्शन प्रदान करने के लिए स्टडी IQ बहुत सारे ऐसे UPPCS फाउंडेशन कोर्स, UPPCS क्रैश कोर्स लेके आता है, ठीक है, जिन कोर्सेज के माध्यम से यहाँ की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है, योगेंद्र सर और मैं तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं आपको, इसके अलावा अन्य भी अदर एक्सपर्टाइज फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से अप्रोच करके पढ़ सकते हो। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जहां बच्चा अफोर्डेबल रेट पर सर तैयारी कर सकता है, जो बात आपने बोली। मुझे लगता है कि सर जैसे ऑफलाइन आप आते हो दिल्ली में, तो मुझे लगता है रहने का एक तो आप खर्च करो, मिनिमम 10,000 मिनिमम रहना खाना, आप देखोगे 1 लाख से ज़्यादा तो ऐसे ही हो गया साल का। तो गाँव का बच्चा नहीं कर सकता है। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, जो मैंने निकाला था UPPCS 2021 में, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब एक तरीके से कोचिंग की तैयारी नहीं की थी, सेल्फ स्टडी किया था, बस डायरेक्शन मिल गया था। बस लकी ये था, मेरा लक अच्छा था कि मेरे दोस्त पहले ही से IAS IPS हैं, कोई SDM है, सब निकले, कॉलेज तो डायरेक्शन मिल जाता है। जो हमारा एलुमनाई होते हैं उनसे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, सर ने जैसे समझाया, मैं भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स ऐड कर लीजिए, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर लेते हो और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हो। और मुझे लगता है अब तो बहुत सरल हो गया सर। यूट्यूब पर देख लीजिए आप, जो अपना चैनल, जो नया चैनल बनाया है जहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं UPPSC स्टडी IQ, वहाँ पर आप देखिए फ्री में बहुत सी क्लासेस चलते हैं, या दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप चले जाओ, कोई दिक्कत, बस पढ़ाई होनी चाहिए। आप पढ़ाई करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, आसानी से हम कर सकते हैं सर। तो YouTube पर भी सर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बशर्ते हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सर वो कंटेंट, कौन सा कंटेंट हमारे काम का है। सही बात है। क्योंकि मतलब मैं देखता हूँ कि हम मोबाइल ओपन करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक रील में घुसते हैं और उस रील में घुसते कहाँ तक अंदर तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और उसमें पूरा टाइम खत्म हो जाता है। फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद क्लिक होता है, याद आता है कि अरे हम तो ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर्च करने आए थे या फंडामेंटल राइट सर्च करने आए थे और पहुंच गए किसी दूसरी रील तक। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है जीवन में, डिस्ट्रैक्शंस को आपको ही कंट्रोल करना है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। सर ने बताया कि जैसे अपना जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसको अच्छा रखिए। स्ट्रेस होगा, सामान्य सी बात है, स्ट्रेस सबके जीवन में, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपको लेट गो करना आना चाहिए, उनको छोड़ना आना चाहिए। तो आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल और साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना भी सर बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण भी करती हैं, और मुझे लगता है सर प्रिपरेशन की जो दिशा है वो भी इससे सर बहुत बेहतर होता है। इससे काफ़ी लाभ मिलता है बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। यस सर। तो आराम से तैयारी कीजिए। और मैं अंत में एक बात ये बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम, चाहे वो UPSC हो या UPPCS हो, ये एग्ज़ाम जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। डू नॉट टेक इट सो सीरियस। इतना भी सीरियस मत लो कि तुम अपने अंदर जाना ही भूल जाओ, कि मैं क्या हूँ यही तुम भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है। तो इस एग्ज़ाम की आराम से प्रिपरेशन कीजिए। सही डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच योगेंद्र सर इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और योगेंद्र सर की जर्नी इज सो इंस्पिरेशनल। सर ने जो बुक बताई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब उस बुक को फॉलो करेंगे। और सर ने जो बात बोली भगवत गीता वाली, सो नॉलेज सर हमें बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र सर। और निश्चित रूप से हम लोग दोबारा मुलाकात भी करते रहेंगे, और ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस और अन्य प्रकार के प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू।